टंडन, योर बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट मेंटर। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एफएमएम पार्ट 1। अब मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है। अब हम एफएमएम में जो हमारी मेन बुक होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, उसमें हमारे टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 6 चैप्टर्स के मिला के मैं 150 एमसीक्यूज कराऊंगी। आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगी। So without wasting any further time, let's get started. MCQ 1. What are the two interdependent segments of the securities market? अब हमारी securities market के कौन से ऐसे दो segments हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? तो प्राइमरी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हम सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं एंड कमोडिटी मार्केट में हम फिजिकल गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम सिक्योरिटीज को एक्सचेंज नहीं करते, उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज करते हैं, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड नहीं है। इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, अब ये दोनों हमारे मेन सेगमेंट्स नहीं है, ये हमारे जिसे को कैटेगरीज होती है हमारी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगी। तो आंसर होगा हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें हम सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू ऑलरेडी हो चुकी होती है उनका जो बाद में ट्रेड होता है, बाय सेल हम करते हैं, वो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। What is the primary function of the secondary market? अब सेकेंडरी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको चारों ऑप्शंस में फंक्शंस गिवन हो, बट हमें मेन फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन की बात करनी है। अलाउइंग इशूअर्स टू रेज रिसोर्सेज थ्रू सिक्योरिटीज इशुएंस, अब ये जो काम होता है ये हमारा प्राइमरी मार्केट का होता है, ये हमारा सेकेंडरी मार्केट का नहीं होता। सिक्योरिटीज जो हम फर्स्ट टाइम इशू करते हैं वो हम प्राइमरी मार्केट में करते हैं। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू परचेज न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, अगेन ये हमारा जो काम है ये हमारा प्राइमरी मार्केट का है, सेकेंडरी मार्केट का नहीं है। रेगुलेटिंग द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय कॉर्पोरेशंस, ये भी हम यहाँ से नहीं करते, सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन ये नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर देयर इनिशियल ऑफरिंग। मैंने अभी आपको पिछले में भी बताया था, पहली बार जो हमारी सिक्योरिटीज इशू होती हैं, ऑफर होती है, वो हमारी प्राइमरी मार्केट में होती है। एक बार वहां पे होने के बाद जो भी हमारी हम सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, सेल करेंगे, उनका ट्रेड करेंगे, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट में होगा, यानी ये हमारी सेकेंडरी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन होता है। एक्सप्लेनेशन, The secondary market enables investors to buy and sell existing securities. अब याद रखना आपको ऑप्शन में आ सकता है कि न्यूली इशूड सिक्योरिटीज या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, तो न्यूली इशूड हमारा प्राइमरी मार्केट का फंक्शन है और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हमारी सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होती हैं। Ensuring liquidity in the financial market. Which regulatory body is responsible for regulating participants in securities market? इसका तो आंसर बहुत ईजी आंसर है हमारा सेबी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज आरबीआई जो होता है वो हमारे नोट्स इशू करता है और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है और बेसिकली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखता है कंट्री की, तो ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी हमारे जो कंपनी लॉज वगैरह होते हैं ये उन्हें देखती हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये सिक्योरिटीज मार्केट को नहीं देखती। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी हमारे कंट्री के इकोनॉमिक अफेयर्स से डील करते हैं, सिक्योरिटीज से डील नहीं करते, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। When did the currency derivative segment commence its operation at NSE? Answer is 29 August 2008। अब इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज सिंपल एक डेट है। डेट्स आपको याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज डेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बहुत ज़्यादा यूजुअली बहुत जनरली जल्दी से भूल जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कोई चीज़ ना हो तो आपको डेट्स बहुत ढंग से याद करनी पड़ेगी। What is the main objective of Securities and Exchange Board of India? Protecting the interest of investors in securities? Yes, maybe. Promoting the development of commodities market, ये commodities market हमारी physical goods के लिए होती है, ये हमारी securities के लिए नहीं होती, तो ये हमारा सेबी का function नहीं होगा, सेबी का function हमारी securities से related ही जाएगा। Regulating the foreign exchange market, foreign exchange market भी जो सेबी है वो उसे regulate foreign exchange market को नहीं करती, सेबी में securities trade होंगी, foreign exchange market में foreign exchange trade होता है। मैनेजिंग द कंट्रीज फिस्कल पॉलिसीज, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेबी का मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। विच सिस्टम रिप्लेस द ओपन आउटक्राई सिस्टम फॉर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? इसका भी आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। अब इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है बिकॉज ये बहुत ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन था।
नीट यूज इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल ओपन आउटक्राई सिस्टम एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब नीट में यानी नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ने क्या किया था, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे हमारा जो ट्रेडिशनल जो ओपन आउटक्राई सिस्टम था वो हमारा रिप्लेस हो गया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया था इससे हमारी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। What was the main purpose of dematerialization in Indian securities market? अब हमारा dematerialization का मीनिंग क्या है कि हम जो हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जो हमारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ होती हैं, हम उन्हें फिजिकल फॉर्म में ना रखें, हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। अभी हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जो है वो लॉस ना हो जाए, हमसे घूम ना जाए, हमसे खो ना जाए, या उन्हें वो डैमेज ना हो जाए, या फॉर्जरी ना हो जाए, यानी हम उन्हें डुप्लीकेट ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ना बनवा लें। तो टू प्रिवेंट फिजिकल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग, मे बी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ओपन आउटक्राई सिस्टम, इसका तो कोई तुक नहीं बैठ रहा इस आंसर का। टू फैसिलिटेट मैनुअल इंटरवेंशन बाय ब्रोकर्स, अब ब्रोकर्स की मैनुअल इंटरवेंशन आ जाए, ब्रोकर्स इंटरवीन करने लग जाए, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। टू स्टैब्लिश ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग विद दी सेम सेट ऑफ पीपल, यानी सेम सेट ऑफ पीपल के साथ ट्रेड करना, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। Dematerialization converted physical securities into electronic form, reducing risk like loss, theft, and forgery. According to SEBI regulations, what is the prerequisite of a stockbroker to buy, sell or deal in securities? अब किसी भी स्टॉक ब्रोकर को सिक्योरिटीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए और उनमें डील करने के लिए सबसे पहली और सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो हमें सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं देती, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, मे बी अच्छा ऑप्शन लग रहा है हमें। हैविंग मेंबरशिप ऑफ एनी बैंक, या ये हमें कंफ्यूज कर सकता है, बट बैंक्स जो होते हैं वो हमारी अलग एंटिटीज होती हैं और स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं और सेबी जो होता है वो हमारी अलग एंटिटी होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। रजिस्टरिंग विद द स्टॉक एक्सचेंज, अब मेन बात क्या आएगी, आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो सकते हो। आपको तो ये भी लगेगा कि हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए सेबी से, और हमें स्टॉक एक्सचेंज से भी रजिस्टर होना चाहिए, तो सबसे पहला हमें सर्टिफिकेट जो है वो हमें सेबी से लेना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो रजिस्टर होंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। SEBI mandates that the stockbrokers must register to ensure transparency and regulatory compliance in securities trading. अब SEBI जो है इसने मैंडेटरी करा हुआ है स्टॉक ब्रोकर्स को कि इन्हें सबसे पहले SEBI से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि जब भी ये जब भी सिक्योरिटीज में ये डील करे, ट्रेड करें, तो ट्रांसपेरेंसी रहे और रेगुलेटरी कंप्लायंस रहे। What are the eligibility criteria for individuals or institutions desiring to become trading members of exchange? अब जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट सेबी ने अलग अलग टाइप्स ऑफ मेंबर्स के लिए जो है अलग अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की रखी हैं, तो 10 करोड़ जो है वो फिक्स्ड नहीं है हर एक के लिए, हर एक मेंबर के लिए, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, अब ये जो मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये भी हमारी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि होना ही होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आएगा, मतलब जो जो चीज़ें सेबी ने कही आपको उन्हें मानना पड़ेगा, तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेबी ने बताई हैं वो आपको माननी पड़ेगी, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। पोजेशन ऑफ मिनिमम 75 मार्केट शेयर इन द रीजन, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ऐसी कोई चीज़ सेबी ने नहीं की, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेबी इंश्योर्स दैट ट्रेडिंग मेंबर्स मीट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन देयर मार्केट इंटीग्रिटी, सेबी इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स उससे रजिस्टर हो रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो, ताकि जो मार्केट की इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। What is the purpose of concept of dominant promoter or shareholder group in the admission process for trading membership? इस concept का main function क्या है? जो हमारा dominant promoter होता है, जो dominant shareholder group होता है, इसका main purpose क्या है? To promote diversity among trade members? नहीं, इसका actually जो main purpose ये होता है कि जो भी individual fraud वगैरह के लिए accountable है उसे सामने लेकर आना। To identify and take action against individuals behind a defaulting entity, option B is the correct answer, मैंने अभी आपको बताया। To encourage partnerships among trading members, ये भी option जो है वो हमारा wrong है।
टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप, ये भी हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। द कंसेप्ट हेल्प सेबी ट्रेस एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबल दोज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। अब ये जो कंसेप्ट है ये हेल्प करता है सेबी को ट्रेस करने में उन लोगों को जो भी हमारे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट यानी फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल मिसबिहेवियर में इन्वॉल्व है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPO इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ये आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसमें मुझे सच कुछ समझाने की नीड नहीं है। What is the main function of a depository in the securities market? Providing loans to investors। अब जो डिपॉजिटरी होती है वो लोन्स तो नहीं प्रोवाइड करती इन्वेस्टर्स को, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा रॉन्ग होगा। मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरी में म्यूचुअल फंड्स को भी मेंटेन और मैनेज नहीं करते, तो ऑप्शन सी बी होगा हमारा रॉन्ग होगा। डिटर्मिनिंग द स्टॉक प्राइसेस, डिपॉजिटरी से हम स्टॉक प्राइसेस का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। डिपॉजिटरी का मेन फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिटरी का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो सिक्योरिटीज होती हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कहाँ स्टोर करेंगे? हम डिपॉजिटरी में स्टोर करेंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोवाइडिंग लोन टू इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरीज लोन नहीं ऑफर करती, वो बैंक का काम होता है। मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैंडल दिस नॉट डिपॉजिटरीज। अब म्यूचुअल फंड्स को कौन मेंटेन करता है? वो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस मेंटेन करते हैं, ये डिपॉजिटरी का फंक्शन नहीं होता। डिटरमाइनिंग द स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस जो है वो मार्केट डिमांड और सप्लाई से बताए जाते हैं, और इसमें डिपॉजिटरी का कोई भी फंक्शन नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता। What is the purpose of the know your customer KYC process in securities trading? अब आपने देखा होगा और आपने पूरा ये पढ़ा भी होगा कि जो हम सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें KYC लेके आना होता है, नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? ताकि हम जो भी हमारा कस्टमर है उसके बारे में जान पाए और हम ये इंश्योर कर पाए कि ये हमारे साथ फ्रॉड वगैरह नहीं कर पाएगा, और ये जो है एक सेफ इंडिविजुअल है जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड, यस। इंक्रीजिंग स्टॉक ट्रेडिंग स्पीड, अब KYC का जो फंक्शन होता है वो हमें सिक्योरिटी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, स्पीड से रिलेटेड नहीं होता। हेल्प इन्वेस्टर्स पिक प्रॉफिटेबल स्टॉक, ये भी KYC का जो फंक्शन है नहीं होता। रिड्यूस ब्रोकरेज फीस, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होता। KYC इसलिए दी जाती है ताकि हम ये जान पाए सामने वाला कस्टमर सेफ है या नहीं, ये कहीं बहुत ज़्यादा फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं था। What is the main objectives of Securities and Exchange Board of India? आप सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Protect the interest of investors in securities, yes. Promoting the development of कमोडिटीज मार्केट, ये आगे से हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कमोडिटीज मार्केट में हमारी फिजिकल गुड्स एक्सचेंज होती हैं, तो सिक्योरिटी सेबी जो है ये कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं होती, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। मैनेजिंग द कंट्रीज फिजिकल पॉलिसीज, ये सेबी का काम नहीं होता, सेबी का काम ये होता है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को जो है वो रेगुलेट करे और इंश्योर करे कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो सेफ रहें और हमारे इन्वेस्टर्स सेफ रहें, उन्हें फ्रॉड वगैरह उनके साथ ना किया जाए। What was the main purpose of dematerialization in the Indian securities market? अब dematerialization का मतलब ये था कि हम जो फिजिकल फॉर्म में हम अपने सर्टिफिकेट या सिक्योरिटीज़ को रखते थे उन्हें जो है हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसका मेन पर्पस ये था कि हमसे खो ना जाए हमारी सिक्योरिटीज़ जो पहले फिजिकल फॉर्म में होती थी, वो उनसे डुप्लीकेट ऐसी ना बनवा दी जाए और ये डैमेज भी ना हो जाए। So option A, to prevent physical certificates from circulating, yes maybe, to increase the efficiency of open outcry system, dematerialization का ऐसा कोई पर्पस नहीं था। To facilitate manual intervention by brokers, ब्रोकर का भी इंटरवेंशन हो इस प्रोसेस में, तो इसका ऐसा कोई रोल नहीं था। टू इस्टेब्लिश ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग विद द सेम सेट ऑफ पीपल, यानी हम ओनरशिप मैनेजमेंट लेके आए ताकि हम सेम सेट ऑफ मतलब सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम बार बार ट्रेड करते रहे, तो डीमेटेरियलाइजेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंडर व्हाट कंडीशंस में अ ट्रेडिंग मेंबर बी रिक्वायर्ड टू सस्पेंड इट्स बिजनेस, अब एक ट्रेडिंग मेंबर को कौन कौन सी कंडीशंस में अपना बिजनेस जो है वो सस्पेंड करना पड़ सकता है? Failure to submit audited accounts, unsatisfactory final conditions, failure to attend meetings of the general body, excessive trading activity। अब excessive trading activity में भी हमें सस्पेंड नहीं करना पड़ता अपना बिजनेस ट्रेडिंग मेंबर को। फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ जनरल बॉडी, अब जनरल बॉडी की मीटिंग्स अटेंड करने अगर वो नहीं करता तो भी उसे अपना बिजनेस सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अनसेटिस्फैक्ट्री फाइनल कंडीशंस, अब ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन ए जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आंसर है हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर क्यों है?
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कैन इम्पैक्ट अ ट्रेडिंग मेंबर्स एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन। अगर जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं होगा, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होगी, अनसेटिस्फैक्ट्री होगी, तो वो जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसकी, जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, जो उसका काम होता है, काम में जितना पैसा चाहिए होता है, अगर उसके पास वो ही नहीं होगा तो वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो ढंग से पूरी नहीं कर पाएगा। सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर फाइनेंशियल हेल्थ टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। अब जो हमारे सेबी होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो ट्रेडिंग मेंबर्स की फाइनेंशियल कंडीशन पर नजर रखता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड वगैरह ना हो जाए और इन्वेस्टर के जो राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं वो सेफ रहें। ट्रेडिंग मेंबर में रिज्यूम ऑपरेशंस आफ्टर फुलफिलिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब जो ट्रेडिंग मेंबर होता है ये अपने फंक्शंस जो है, अपने ऑपरेशंस जो है वो दोबारा स्टार्ट कर सकता है जब ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो जाए जैसी सेबी ने कही थी। It's required for a sub broker to buy, sell or deal in securities। अब एक सब ब्रोकर को अगर सिक्योरिटीज बाय करनी है, सेल करनी है या उनमें ट्रेड करना है, उनमें डील करना है, तो उसके लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी? अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो सब ब्रोकर की एप्लीकेशन होता है वो सेबी को ट्रांसफर करता है, बट ये फाइनल अप्रूवल हमारा नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लाइसेंस फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जो NSCCL होती है ये हमारी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए यूज होती है, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देखती। मेंबरशिप इन एटलीस्ट 2 स्टॉक एक्सचेंजेस। अब एक सब ब्रोकर को 2 स्टॉक एक्सचेंज में, एटलीस्ट 2 स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ जो चाहिए होता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सेबी, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिक क्लाइंट कोड। अब यूनिक क्लाइंट कोड यानी यूसीसी का मेन पर्पस क्या होता है? वहाँ पे अगर खाली यूसीसी लिखा है तो उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नहीं समझेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यूनिक क्लाइंट कोड का मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारी क्लाइंट की डिटेल्स होती हैं वो हम यूसीसी में स्टोर करते हैं। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। यूसीसी का काम टैक्स लगाना नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। टू इंश्योर क्लाइंट्स हैव एडिक्वेट फंड्स फॉर ट्रेडिंग। यूसीसी का काम ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह देखना नहीं होता, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। टू प्रोवाइड प्रूफ फॉर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन टू सेबी। यूसीसी का काम ये भी नहीं होता कि वो सेबी को क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रूफ दे, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था यूसीसी का मेन फंक्शन है कि क्लाइंट की जो भी डिटेल्स हैं उन्हें एक जगह स्टोर करके रखना। यूसीसी हेल्प्स ट्रैक एंड मॉनिटर ट्रांजैक्शंस टू प्रिवेंट फ्रॉड। अब यूसीसी हेल्प करता है कि हम जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्लाइंट के साथ, हम उन्हें ट्रैक करते रहें, हम उन्हें मॉनिटर करते रहें ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद सेबीज केवाईसी नॉर्म्स। ये इंश्योर करता है कि जो हमारे सेबी ने जो केवाईसी नॉर्म्स बनाए हैं उसके साथ हम उसके स्टैंडर्ड्स को हम मीट करते रहें, उससे हम कंप्लाई करते रहें। एवरी क्लाइंट ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट मस्ट हैव अ यूसीसी। ये कंपलसरी होता है कि जो भी क्लाइंट जो है वो जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसके पास यूसीसी होना चाहिए। What is the maximum brokerage chargeable by trading members for trades in securities admitted to dealing on the CM segment of exchange? अब इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेबी ने क्या मैक्सिमम ब्रोकरेज लिमिट लगाई हुई है? वो होता है 2.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। What is required regarding the segregation of bank accounts by trading members? अब सेबी ने ये बोला हुआ है कि जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बैंक जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उन्हें अपने पर्सनल और अपने क्लाइंट्स के जो जहाँ पे उनके पैसे आ रहे हैं वो दोनों बैंक अकाउंट्स अलग रखने चाहिए, उन्हें सेग्रीगेट करके रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? दे मस्ट मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट्स फॉर क्लाइंट फंड्स एंड ओन फंड्स। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दे मस्ट मेंटेन ओनली वन बैंक अकाउंट फॉर बोथ क्लाइंट फंड्स एंड ओन फंड्स। अपने पर्सनल फंड्स के लिए और क्लाइंट के फंड्स के लिए सेम अकाउंट जो है वो नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे तो जो फंड्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी और यहाँ पे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हो सकता है। दे मस्ट ट्रांसफर क्लाइंट्स फंड्स टू देयर पर्सनल अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। रॉन्ग, क्लाइंट के फंड्स को आप अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे कि आप जाके इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो ये भी ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। दे मस्ट ट्रांसफर देयर ओन फंड्स टू द क्लाइंट्स अकाउंट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। वो अपने फंड्स अपने क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी भी जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि सेबी ने बताया है कि ट्रेडिंग मेंबर्स को अपने पर्सनल अकाउंट्स और अपने क्लाइंट के अकाउंट्स जो हैं वो अलग सेपरेट करके रखने होंगे। एक्सप्लेनेशन। सेबी मैंडेट सेपरेट अकाउंट्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ क्लाइंट फंड। सेबी कहता है कि ट्रेडर के अकाउंट और जो उनके क्लाइंट के अकाउंट हैं वो दोनों अलग होने चाहिए ताकि जो क्लाइंट के फंड्स हैं उनका मिसयूज ना किया जा सके। ये इंश्योर करता है कि हमारी ट्रांसपेरेंसी हो और इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट ना हो। ट्रेडिंग मेंबर्स मस्ट नॉट मिक्स क्लाइंट फंड्स विद देयर ऑपरेशनल फंड। ट्रेडिंग मेंबर्स को अपने क्लाइंट्स के फंड्स और अपने पर्सनल ऑपरेशनल फंड्स जो है उन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। What is the primary objective of margin requirements in the securities market? अब हम सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपने लिए एक मार्जिन रखते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को
इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता. टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड डिफॉल्ट रिस्क, यस. टू रिड्यूस ब्रोकरेज चार्जेस फॉर इन्वेस्टर्स, इसका ये काम नहीं होता कि ये इन्वेस्टर्स के लिए ब्रोकरेज चार्जेस को कम कर दे, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा. टू अलाउ अनलिमिटेड लेवरेज टू ट्रेडर्स, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है. ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. एक्सप्लेनेशन. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंश्योर ट्रेडर्स मेंटेन सफिशिएंट फंड्स टू कवर पोटेंशियल लॉसेस. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स के पास इतना पैसा होना चाहिए कि कल को उन्हें अगर लॉसेस भी हो जाए तो वो उन्हें इजीली कवर कर पाए, ऐसा ना हो कि वो बैंकरप्ट ही हो जाए. दे प्रोटेक्ट बोथ इन्वेस्टर्स एंड एक्सचेंज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये दोनों को, अपने इन्वेस्टर्स को भी और एक्सचेंज को भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बचा के रखते हैं, उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं. इट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट्स टू कंट्रोल एक्सेसिव मार्केट वोलेटिलिटी, अब सेबी जो है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को रेगुलेट करता है ताकि बहुत ज़्यादा मार्केट में चेंजेस ना हो. What entity is responsible for clearing and settlement of trades executed on NSCM, मैंने अभी आपको पहले भी एक ऑप्शन में बताया था, तो इसका आंसर होता है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये हेल्प करता है हमारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका NSCCL. So, what is the role of investor protection fund? To compensate investors in case of broker defaults? Yes. To promote stock trading activities? No. Investor protection fund, आपको नाम से पता लग रहा है कि ऐसा फंड जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे. अब इन्वेस्टर को किस केसेस में प्रोटेक्ट करेगा? इन्वेस्टर की गलती पे तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ब्रोकर की गलती पे प्रोटेक्ट करेगा. तो इसका काम प्रमोट करना स्टॉक ट्रेडिंग एक्टिविटीज को नहीं होता. टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये भी नहीं होता. स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसके लिए इंश्योरेंस तो वो प्रोवाइड कभी नहीं करेगा. टू इशू ट्रेडिंग लाइसेंसेस टू न्यू ब्रोकर्स को ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करने के लिए भी इसका यूज़ नहीं किया जाता, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. द IPF सेफ गार्ड्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू मेंबर डिफॉल्ट्स. अब ये जो IPF होता है हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये इन्वेस्टर्स को बचाता है उन लॉसेस से जो ब्रोकर्स की गलती की वजह से होते हैं. इट इज़ मेंटेन्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फंडेड थ्रू पेनल्टीज, फाइन्स एंड फीस. ये कौन बनाता है? हमारा जो IPF होता है ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करके रखता है, और इसमें जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? जो ब्रोकर्स वगैरह को, जो लोगों को पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, फाइन पे करना पड़ता है, फीस पे करनी होती है, इसका पैसा वहाँ से आता है. कंपनसेशन लिमिट्स आर प्री डिफाइंड इंश्योरिंग इन्वेस्टर सिक्योरिटी. जो कंपनसेशन लिमिट्स है उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि इस केस में आपको इतना ही पैसा मिलेगा ताकि इन्वेस्टर जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर इफ दे फेल टू मीट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. अब अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, यानी उसके पास एक टाइम पे कितनी एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो इसे नहीं मीट कर पाता तो उसके कौन सी पेनल्टी उसके पास पड़ती है? A warning letter from the exchange? No. Temporary suspension from the trading activities? Yes. Immediate expulsion from membership? नहीं. Reduction in brokerage charges? नहीं. ये आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी होगी तो ट्रेडिंग मेंबर किस केस में आपको ट्रेडिंग मेंबर को टेम्परेरी अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उन्हें बंद करना पड़ेगा. उसमें ऑप्शन था कि फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी के केस में, और यही क्वेश्चन जो है इसे यहाँ पे घुमा के आपसे पूछा गया है. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंश्योर ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल बैंकिंग. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे ट्रेडिंग मेंबर है उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है, बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस ड्यूटीज जो है वो कैरी आउट कर पाए. नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू टेम्परेरी सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शंस. अगर उसके वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो उसे अपने जो बिजनेस है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उससे टेम्परेरी सस्पेंशन लेना पड़ सकता है. द एक्सचेंज में अलाउ रिजम्पशन आफ्टर फुलफिलिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. एक्सचेंज जो है उसे अलाउ कर देती है कि वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़, अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर ले, लेकिन तब जब वो फाइनेंशियल नॉर्म्स से वो दोबारा मीट कर पाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी. अब डिपॉजिटरी क्या थी? जब हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस जगह पे स्टोर होती हैं वो हमारी डिपॉजिटरी होती है. तो अब कौन सा फंक्शन नहीं है डिपॉजिटरी का? होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये तो होता है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरी से ही हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होंगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा. ऑफरिंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन टू इन्वेस्टर्स. अब डिपॉजिटरी में हमें ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नहीं मिलती कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें नहीं लगाना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. असिस्टिंग इन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स. आपकी जो ट्रेड्स हैं, आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी सेटलमेंट आपकी डिपॉजिटरी से ही होंगी, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है.
Explanation: डिपॉजिटरीज लाइक NSDL, CSDL स्टोर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली. अब जो हमारी डिपॉजिटरी होती हैं जैसे कि NSDL और CDS है, ये हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं. दे हेल्प इन ईजी ट्रांसफर, प्लेज एंड डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. ये हेल्प करती हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ को इजीली ट्रांसफर कर दें और वहाँ पे उन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं. दे डू नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन. ये हमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस और ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करती. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. एंड इसमें हमने चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर लिए हैं. आपको बाकी जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, बाकी जो PDF है वो आपको 30 मिनट्स कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आपको क्या करना है, आपको उस चैनल पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको सारा FMM का मटेरियल मिल जाएगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि जो हमारी बुक है स्पेसिफिक स्किल्स की वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है और हमें समझ नहीं आ रही है, हम बार बार कंफ्यूज होते जा रहे हैं. तो इसलिए आपको बताया था कि आप इस टाइम पे उस बुक को रीड करने की बजाय, बिकॉज वो बुक सच में बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, वो इतनी ईजिली याद नहीं होती. आप क्या करेंगे, आप FMM के हमारे 30 मिनट्स कॉमर्स के FMM के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे. वहाँ पे वो जो बुक के नोट्स हैं, वो जो बुक है उसके बहुत इजी लैंग्वेज में हमने नोट्स कन्वर्ट करे हुए हैं. तो आप उस नोट से पढ़ लीजिए एंड आई गारंटी यू कि आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप उन्हें ढंग से एक बार पढ़ लेंगे. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड 30 मिनट्स कॉमर्स विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू as much as we can. So all the best for your preparation, all the best for your board exams. Bye bye.